हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग। और आज के लेक्चर में हम रेडियोमेट्रिक करेक्शन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में कैसे करते हैं, उसके क्या मेथड्स हैं और कौन कौन से एरर्स आते हैं इमेज में, उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में जो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड 4 मेन स्टेप्स हैं। एक तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग कौन कौन से मेथड से होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। अभी हम ये चारों जो स्टेप मेन प्रोसेस आते हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में, प्री प्रोसेसिंग, इमेज एनहांसमेंट, इमेज ट्रांसफॉर्मेशन, इमेज सेगमेंटेशन। तो इसका ये जो पहला टॉपिक है जो कि प्री प्रोसेसिंग के अंदर आता है, रेडियोमेट्रिक एंड जियोमेट्रिक करेक्शन। तो इसके रेडियोमेट्रिक करेक्शन वाले टॉपिक को आज कवर कर रहा है। तो शुरू करते हैं। तो अगर आप डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग करने बैठे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी आपको जरूरत होगी। पहला तो एक हार्डवेयर होना चाहिए आपके पास, सिस्टम। आप प्रोसेसिंग कहाँ पे करेंगे जो कि एक रास्टर डेटा को हैंडल कर सके, तो एक अच्छे इंटरफेस का हार्डवेयर होना चाहिए आपके पास। पेरिफेरल्स होने चाहिए। पेरिफेरल से क्या मतलब है? पेरिफेरल्स में आते हैं कि इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम को जरूरत होती है, जैसे कि कोई इमेज है आपके पास, उसका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के लिए इमेज आउटपुट डिवाइस, जो फॉर्मेट आएगा आपका आउटपुट का, उसको डिस्प्ले करने का आपके पास जो है सिस्टम्स होने चाहिए जो कि ये सारे कन्वर्जन और आउटपुट प्रोडक्शन वाले सारे काम कर सकें। सॉफ्टवेयर होना चाहिए। सॉफ्टवेयर जो आपका एक रिमोट सेंसिंग जीआईएस डेटा को हैंडल कर सके, जैसे कि आपका एडास इमेजिन हो गया, आर्कजीआईएस हो गया, एनवी हो गया, पीसीआई जियोमेटिका, ग्रास। ये सारे सॉफ्टवेयर जो है रास्टर डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, तो इसके बाद बात करते हैं डिजिटल इमेज। आपके इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ये सारी नीड्स आपकी जब पूरी हो जाएगी हार्डवेयर, पेरिफेरल, सॉफ्टवेयर की, उसके बाद आपके पास जो डिजिटल इमेज आएगी। डिजिटल इमेज क्या होती है ये तो आप सबको ही पता है कि ग्रिड और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज्ड होती है, इसमें डिफरेंट बैंड्स होती है और हर एक पिक्सल वैल्यू जो है एक डीएन नंबर स्टोर करता है। ये तो हो गया डिजिटल इमेज के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक, जो सबको पता ही है। इसके बाद जो है डिजिटल इमेज का इमेज डेटा फॉर्मेट क्या होगा। तो इमेज डेटा फॉर्मेट के बारे में बात करें तो बेसिकली इमेज जो है 2 फॉर्म में आता है, एक तो फोटोग्राफ के फॉर्मेट में और दूसरा डिजिटल फॉर्मेट में। तो जो डिजिटल फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट में सारी सैटेलाइट इमेज रिकॉर्ड होती है और उसके बाद ही उनपे डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग करते हैं हम लोग। तो इमेज फॉर्मेट जो बहुत सारी अलग अलग एजेंसीज अलग अलग फॉर्मेट यूज करती है डेटा का। तो 1982 में जो है सैटेलाइट इमेजेस जो है 1982 में जो है वर्ल्ड स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आती थी, या फिर LTWG जिसको कि लैंडसेट टेक्निकल वर्किंग ग्रुप बोलते हैं, या तो इस फॉर्मेट में आती थी। तो जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड फॉर्मेट आती थी, जो उस टाइम के इमेज फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता था, उसका जो डेटा स्ट्रक्चर था उसको सुपर स्ट्रक्चर बोलते थे। और जिसके अंदर जो है वॉल्यूम डिस्क्रिप्टर, फाइल पॉइंटर, फाइल डिस्क्रिप्टर, ऐसी फाइल्स होती थी जो कि डिस्क्राइब करती थी कि उस डेटा के अंदर कौन से कंटेंट्स हैं। और उसके बाद में जो है वर्ल्ड स्टैंडर्ड फॉर्मेट ने BSQ और BIL जैसे फॉर्मेट को भी चुना था। तो डेटा फॉर्मेट में ये जो 3 मेन टाइप्स हैं जो जिसके बारे में बात की गई थी, BSQ जो कि बैंड सीक्वेंशियल बोलते हैं, और BIL बैंड इंटरलिव्ड बाय पिक्सल, और BIL को बैंड इंटरलिव्ड बाय लाइन बोलते हैं। तो BSQ में क्या होता है कि अगर आपके पास डिफरेंट बैंड्स हैं तो जो डेटा की फॉर्मेटिंग होती है, डेटा स्टोर होता था, वो एक बैंड में कंटिन्यूअस स्टोरेज जो है रो वाइज हो जाता था। पहली रो से फिर सेकंड रो में ट्रांसफर, फिर थर्ड रो में, फिर फोर्थ रो में, और जैसे लास्ट रो में पहुंचेगा उसके बाद ये डेटा फिर अगले बैंड में स्टोर होना शुरू होता था, बैंड 2 में, और इसी फॉर्मेट में नेक्स्ट आगे होते रहता था। बैंड इंटरलिव्ड बाय पिक्सल में क्या होता था कि आपके पास डिफरेंट बैंड्स हैं, तो अगर पहले बैंड की पिक्सल 1 जो है इसमें स्टोरेज हुआ तो इसकी फॉर्मेटिंग इसके बाद ये आगे की तरफ मूव नहीं करता, ये दूसरे बैंड के फिर पिक्सल 1 में जाता है, फिर उसके बाद ये तीसरे बैंड के पिक्सल 1 में, और ऐसे जब एक सेल की हर एक बैंड के लिए जो है इसकी स्टोरेज कंप्लीट होती थी, उसके बाद ये रिटर्न होता था वापस से बैंड 1 के पिक्सल 2 पे, और फिर से ये वापस बैंड 2 के पिक्सल 2 में, फिर बैंड 3 के पिक्सल 2 में सॉरी। तो ऐसे ही बैंड इंटरलिव्ड बाय पिक्सल में डेटा जो है स्टोर होता था इस फॉर्मेट में। इसके बाद है बैंड इंटरलिव्ड बाय लाइन। तो इसमें क्या होती थी, जैसे एक इमेज है उसके अलग अलग बैंड्स हैं, तो इसमें बैंड 1 की एक रो जैसे ही कंप्लीट हुई इसका स्टोरेज, उसके बाद डेटा जो है बैंड 2 के पहले रो में चला जाता था। बैंड 2 के पहले रो को कंप्लीट करने के बाद बैंड 3 के पहले रो में, और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता था तीनों बैंड की पहली रो, उसके बाद ये वापस रिटर्न होता था बैंड 1 के सेकंड रो में, और इसी तरह से डेटा जो है इसमें कंटिन्यूअस स्टोर होते रहता है।
तो ये 3 डेटा फॉर्मेट्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, जिसके लिए ये लेक्चर है। तो उसमें जो पहला डिजिटल इमेज के प्रोसेसिंग का स्टेप है वो है प्री प्रोसेसिंग। तो प्री प्रोसेसिंग जो होती है ये मेनली 3 टाइप्स की होती है, रेडियोमेट्रिक, जियोमेट्रिक और एक तीसरा जो मिसलेनियस टाइप होता है जिसके अंदर सबसेटिंग और मोज़ेकिंग जैसे टाइप्स आते हैं। तो रेडियोमेट्रिक के बारे में अगर बात करें तो रेडियोमेट्रिक जो करेक्शन है इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है, डिटेक्टर रिस्पॉन्स कैलिब्रेशन, सन एंगल एंड टोपोग्राफिक करेक्शन एंड एटमॉस्फेरिक करेक्शन। तो डिटेक्टर रिस्पॉन्स कैलिब्रेशन में यहाँ पे 4 तरह के एरर्स को दिखाया गया, इमेज एरर्स को, जिसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो पहला जो है डी स्ट्रिपिंग। डी स्ट्रिपिंग के बारे में देखते हैं क्या होता है। तो डी स्ट्रिपिंग जो है, डी स्ट्रिपिंग कभी इमेज में जो है एक स्ट्रिप टाइप की जब फॉर्मेशन हो जाती है इमेज के बीच में, तो उस पैटर्न को जो बोलते हैं स्ट्रिप्स बोलते हैं। और ये आकर होता है कब, जब डिटेक्टर जो है वो आउट ऑफ एडजस्टमेंट चला जाता है, हायर या लोअर रीडिंग ले लेता है किसी डेटा की। तो इसकी वजह से जो है एक स्ट्रिप कंप्लीट होने के बाद दूसरी तीसरी स्ट्रिप में ऐसे वहां पे जो है एक स्ट्रिप सी बन के आ जाती थी, वहां इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता था। वहां पे जो है या तो जो सेंसर है वो सैचुरेटेड हो जाता था या कुछ टाइम के लिए वो वहां पे स्कैन ही नहीं कर पाता है सेंसर, उसकी वजह से एक स्ट्रिप जैसी फॉर्मेशन बन जाती है इमेज में। तो इस पैटर्न को स्ट्रिप बोलते हैं। और ऐसा अक्सर लैंडसेट के एमएसएस डेटा में जो है हर 6th लाइन में इमेज के स्ट्रिप जैसा फॉर्मेशन अकर होता था। और इसके रिजल्ट में क्या होता है, या तो ये जो लाइन स्ट्रिप सी फॉर्म होके आएगी ये बाकी सारी लाइंस से, बाकी सारे पिक्सल से एकदम ब्राइटर होगी, या तो बाकी सारे पिक्सल से एकदम डार्कर होगी। तो इसको दूर करने का जो मेथड है उसको डी स्ट्रिपिंग बोलते हैं। ये जो लाइंस आ गई हैं बीच बीच में, जैसे कि यहाँ एग्जांपल में दिया गया है, इस तरह के फॉर्मेशन जब इमेज में आ जाते हैं तो ये स्ट्रिप कहलाते हैं। और इनको ही जब रिमूव करते हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग मेथड से तो उसको डी स्ट्रिपिंग बोलते हैं। और ऐसे जो स्ट्रिप्स आते हैं इनको कैसे रिमूव करते हैं, तो ऐसे स्ट्रिप्स को रिमूव करने के लिए हम हिस्टोग्राम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। हिस्टोग्राम प्रोसीजर में क्या करते हैं कि एक इमेज है, अगर जैसे एमएसएस लैंडसेट की एमएसएस बैंड ही है, तो ये जितने भी 6 डिटेक्टर लगे हुए हैं इसमें हर एक 6 डिटेक्टर के लिए ये हिस्टोग्राम फॉर्मेशन करेंगे पहले। और ये हिस्टोग्राम जो है ये जो मिसिंग लाइंस है इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर लैंडसेट के केस में बात कर रहे हैं तो ये हर एक 6th लाइन के बाद जैसा कहा जा रहा है स्ट्रिप्स आती हैं, हर एक 6th लाइन के लिए जो है हिस्टोग्राम का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद उन हिस्टोग्राम से जो है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं हिस्टोग्राम से। उसके बाद इन 6 जो डिटेक्टर से हिस्टोग्राम को डिटेक्ट किया गया है इनके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को देखते हुए हर एक स्ट्रिप को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हुए उसकी ब्राइटनेस वैल्यू को कंपेयर करते हुए हिस्टोग्राम के थ्रू जो है करेक्शन किया जाता है डेटा में। तो ऐसे करके हम डी स्ट्रिपिंग को रन करते हैं। और उसके बाद आफ्टर डी स्ट्रिपिंग जो है ऐसी इमेज फॉर्म होके आ जाती है जिसमें स्ट्रिप्स जो है सारे रिमूव हो जाते हैं। तो जो डी स्ट्रिपिंग टेक्निक का जो फॉर्मूला है जो हिस्टोग्राम के लिए यूज करते हैं जो वो ये फॉर्मूला है। और ऑल्दो जो है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो मेथड भी है वो भी डी स्ट्रिपिंग के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद जो अगला काइंड ऑफ एरर है वो है मिसिंग स्कैन लाइन रिमूवल। मिसिंग स्कैन लाइन कब होती है, जब डिटेक्टर जो है इधर कंप्लीटली फेल हो जाता है इस लाइन के स्कैनिंग में जो है, जैसे इस इमेज में ये मिसिंग लाइन है एक, तो यहाँ पे डिटेक्टर जब आया होगा तो यहाँ पे कंप्लीटली फेल हो गया होगा इसका फंक्शनिंग, या फिर यहाँ पे टेम्पररी जो है सैचुरेटेड हो गया होगा स्कैन के टाइम में, यहाँ पे एक मिसिंग लाइन हो गई है इमेज के बीच में। तो मिसिंग स्कैन लाइन के रिमूवल के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें अगर तो ये बीच वाली लाइन जो है ये मिसिंग है, तो मिसिंग स्कैन लाइन के रिमूवल के लिए इसके जो नेबरिंग पिक्सल्स हैं, अगर आपकी एक लाइन मिसिंग है तो इसके जो नेबरिंग पिक्सल्स हैं ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन, इनके डीएन वैल्यूज का एवरेज वैल्यू जो आती है उसको हम इस मिसिंग लाइन में फिल करके इस मिसिंग स्कैन लाइन को ले आते हैं वापस। और अगर 2 लाइन की मिसिंग स्कैन लाइन हो गई, जैसे कि ये 2 लाइन मिसिंग हो गए, तो इस केस में क्या करते हैं हम कि इसके ऊपर वाले रो जो है इसकी सारी वैल्यूज को नीचे कॉपी कर देते हैं और सबसे नीचे वाली रो को ये बीच वाले में कॉपी कर देते हैं। यहाँ पे एवरेज नहीं लेते हैं जब 2 लाइन मिसिंग हो तो ऐसे करके इसमें वैल्यूज डीएन वैल्यूज देके मिसिंग लाइन जो है उसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद अगर 3 लाइन की जो है स्ट्रिप बन के आ गई मिसिंग, तो इस केस में क्या करते हैं, जो पहली लाइन है उसको तो ऊपर वाली जैसे एज इट इज लिख देते हैं, लास्ट वाली लाइन जो मिसिंग है उसको उसके नीचे वाली डीएन वैल्यूज जैसे सेम टू सेम लिख देते हैं। उसके बाद ये जो 2 लाइन नहीं बन के आई इनके एवरेज वैल्यू को फिर इस बीच वाली लाइन में फिल कर देते हैं
और ऐसे करके इसमें सारी वैल्यूज को एंटर कर देते हैं। तो इस मेथडोलॉजी से जो है मिसिंग स्कैन लाइन को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला टाइप ऑफ एरर है वो है रैंडम नॉइज रिमूवल। तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे ये सारे जो स्कैन लाइन रिमूवल और डी स्ट्रिपिंग ये सारे क्या थे, ये एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहते थे। और ये जो नॉइज रिमूवल है ये सिस्टमेटिक नहीं होते, ये रैंडम नॉइज सॉल्ट एंड पेपर के फॉर्म में रहते हैं, तो इसीलिए इनको सॉल्ट एंड पेपर नाम भी दिया गया। स्नोई सा अपीयरेंस होता है इमेज में और सिस्टमेटिक नहीं होते हैं। तो इसको कैसे रिमूव करते हैं, इसको स्पेशल फिल्टरिंग का यूज करके रिमूव करते हैं। स्पेशल फिल्टरिंग में क्या आता है मेथड, जैसे कि पहला तो एक आ गया कि नॉइजी पिक्सल्स जितने दिख रहे हैं आपको उसको आप रिप्लेस कर दीजिए उसके नेबरहुड में जो सही वाले पिक्सल्स हैं उसके साथ में। और दूसरा कॉन्वोल्यूशन फिल्टरिंग, उसके जो 3x3 के मैट्रिक्स कर्नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके, जैसा कि हमने कॉन्वोल्यूशन के बारे में पहले के लेक्चर्स में भी पढ़ रखा है, इसका अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो कॉन्वोल्यूशन के मेथड से भी जो है रैंडम नॉइज को रिमूव कर सकते हैं हम लोग इमेज से। ओके, तो अगला जो काइंड ऑफ एरर है वो है विग्नेटिंग रिमूवल। तो विग्नेटिंग में क्या होता है कि इमेज है जो उसके चारों कॉर्नर्स पे जो है डार्कर इमेज बन के आ जाती है। और ऐसा क्यों होता है, जब वो कैमरे का जो लेंस है वो एडजस्टेड नहीं होता है तो उस वजह से ये विग्नेटिंग एरर आता है। और इस तरह के एरर को रिमूव करने के लिए जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया जाता है। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या है और इसका कैसे यूज किया जाता है इमेज प्रोसेसिंग में, इसके बारे में हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। इसके बाद बात करते हैं सन एंगल करेक्शन की। तो सन एंगल करेक्शन में क्या होता है कि कभी कभी जब सैटेलाइट इमेज कैप्चर्स कर रहा होता है डिफरेंट डे में और डिफरेंट टाइम ऑफ ईयर में, तो सन जो है वो अलग अलग एंगल्स पे होता है इमेज क्लिक करते टाइम। समर में वो अलग पोजीशन पे होगा, स्प्रिंग में अलग पोजीशन पे, विंटर में अलग पोजीशन पे। तो इस वजह से होता क्या है कि अलग अलग, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, अलग अलग एंगल से फोटो क्लिक करने पे इमेज में जो है ये दो अलग अलग शेड्स की इमेज एक ही इमेज में फॉर्म होके आ जाती हैं, जो कि सन एंगल की वजह से आती हैं। तो ऐसे एरर को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं कि जो डीएन वैल्यू है इमेज की उसको साइन ऑफ सोलर एलिवेशन एंगल से डिवाइड कर देते हैं। और ये साइन ऑफ सोलर एलिवेशन एंगल कहाँ मिलेगा, जब भी हम कोई सैटेलाइट इमेज डाउनलोड करते हैं तो उसकी जो हेडर इंफॉर्मेशन होती है उसमें ये मेंशन होता है साइज ऑफ द एंगल जो है हेडर ऑफ द इमेज डेटा में। अगर कोई आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में भी सैटेलाइट इमेज मिल रही है तो उसके हेडर में उसके बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल रहते हैं इमेज हेडर में। हेडर में जैसे कि कौन से टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, पैनक्रोमैटिक है या मल्टी स्पेक्ट्रल डेटा है, उसका रिजोल्यूशन क्या है, डेटा फाइल जो इंटरलिविंग है जो जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे, BIP, BIL, BSQ, कौन से फॉर्मेट में वो डेटा स्टोर किया हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है इमेज के हेडर में मिल जाती है। तो वहीं पे आपको जो है ये साइन ऑफ सोलर एलिवेशन एंगल भी मिल जाएगा। तो इसको इस मेथड से जो है सन एंगल करेक्शन कर सकते हैं। तो ये बिफोर करेक्शन और आफ्टर करेक्शन की इमेज है। जो पहली वाली इमेज थी इसका सन एलिवेशन एंगल जो था 37 डिग्री पे था और राइट साइड में जो एंगल है ये 42 डिग्री पे है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने जो है मेनली रेडियोमेट्रिक करेक्शन के बारे में देखा है, जिसमें आज हमने जो डिटेक्टर रिस्पॉन्स कैलिब्रेशन ये सारे एरर्स और इनको कैसे रिजॉल्व करते हैं इसके बारे में पढ़ा है और सन एंगल करेक्शंस के बारे में देखा है। एटमॉस्फेरिक करेक्शन के बारे में हम अगले लेक्चर्स में बात करेंगे। तो आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।